दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और न्याय की एक नई बयार बह रही है। यहाँ पर चोरों को ही खुद की जांच करने की आजादी मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात, और मुद्दा है न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ। कैसे मिलेगा न्याय और कैसे होगा कानून का सम्मान। एक नया मामला हम लोगों के पास निकल कर आया है जिसमें कानून व्यवस्था का मजाक उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला पहले भी हम लोगों ने आपके सामने लाया है। ढकवा गांव के 616 घर सरकारी संपत्ति पर कब्जे का मामला है। अब इस मामले में दोस्तों एक चीज निकल कर आ रही है। संबंधित लेखपाल जिसके खिलाफ हम लोगों ने लगातार आवाज को मुखरता के साथ उठाया है, समाज सेवी जितेंद्र पांडे की प्रयास रंग लाई, और कहीं न कहीं अब जो है जांच की आंच पहुंच रही है बलराम यादव के पास। लेकिन हास्यास्पद पहलू ये निकल कर आ रहे हैं कि उसी बलराम यादव को स्वयं की जांच करने के लिए कह दिया गया है। ये तो वही बात हो गई कि अयोध्या प्रकरण में जैसे चंपत राय को कह दिया गया था कि आप जांच करके बता दीजिए कैसे होगी जांच। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. पांडे जी, हमारे साथ सरकारी संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं। इसी मामले को देखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं। हम समझेंगे और वो ध्यान से देखिएगा, ये आप भी इसके शिकार हो सकते हैं कि सरकारी महकमे में क्या खेल चल रहा है कि आरोपी को ही कह दिया जा रहा है कि अपनी जांच खुद करके कह दो कि हम सही हैं। ये तो मजाक है सर। कि देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कोई भी आदमी अपनी जांच खुद नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा हुआ कि जो दरोगा जी रंगे हाथ घूस लेते पकड़े जाएं, उन्हीं को उस केस में जांच अधिकारी बना दिया जाए। ये तो खुली अराजकता हो जाएगी। जिन दरोगा जी के खिलाफ शिकायत हो वही उसकी जांच करें। जिस जज के खिलाफ फैसले से कोई आदमी असंतुष्ट हो वही अपने फैसले की अपील भी सुनने लगे। फिर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गधे से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। और दूसरी चीज़, मैं इस सरकार के कारस्तानी के लिए अयोध्या के प्रकरण का उदाहरण दूंगा। ताज़ा उदाहरण है। वहाँ पे एक गणना करने वाला जिसका नाम काफ़ी प्रमुखता से आया, जो कि मंदिर में किसी पद पे नहीं था और सारे चाबी रखता था, टिन्नू यादव, जो कि प्रेस वालों को भी गुमराह कर रहा था कि आज तक तो मैं झोपड़ी में रखता हूं, लेकिन अब पर्दा खुला तो उसके यहाँ कितने माल ठिकाने लगाए और कितनी कोठियां बनाई, वो सब सारे लोग कबूल दिए कि टिन्नू यादव की अगुवाई में ही खुलेआम डकैती पड़ रही थी। और वही चंपत राय के पास शिकायत जा रही थी। चंपत राय आज तक कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब शिकायत अखिलेश यादव तक पहुंच गई तो योगी साहब को मामले को दबाना राम राज्य में मुश्किल हो गया। उनके वाले राम राज्य में हमारे हिसाब से तो घोर आवर राज है। ये इतनी अराजकता कभी भी नहीं थी कि रामलला के यहाँ भी डाका पड़ रहा हो और सरकार उसके बारे में उस मामले को भी दबाती हो। तो ये उसी प्रकार से बलराम यादव के खिलाफ उन्होंने शिकायत करी, सरकारी संपत्ति हो, वो जांच का विषय है। लेकिन अभी कल परसों बलराम यादव ने इनको फोन किया कि आपने जो शिकायत की थी उसकी जांच मेरे पास आई है, और तब ये आश्चर्यचकित हो गए। ये तो वही हुई कि टिन्नू यादव की जांच टिन्नू यादव के पास आ गई। अब मैं आपको बता दूं, अगर टिन्नू यादव अयोध्या के केस में अपनी जांच खुद करता, एसआईटी ना गठित होती, तो आज वो जेल में सड़ रहा होता इतने दिनों से। वही हाल बलराम यादव का है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हर शिकायत अखिलेश यादव तक पहुंचानी पड़ेगी इस सरकार के युग में, कि यह सरकार खुद ही चेतेगी। ताजा प्रकरण बलराम यादव का है, जो कि अपने मामले की शिकायत खुद ही जांच कर रहा है। कारण डीएम साहब ने हमें सौंपा, बनारस के डीएम ने किस नियम कानून के अंतर्गत किसी लेखपाल की शिकायत उसी को सौंप दी। ये एक लॉ स्टूडेंट भी अगर होगा उसके भी समझ में नहीं आएगा। मैंने तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि जज साहब भी अपनी अपील नहीं सुन सकते। अगर उनके फैसले से कोई असंतुष्ट हो, हाई कोर्ट के जज के फैसले से असंतुष्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि उसी की अपील लग जाएगी। लेकिन इनके यहाँ तो मैं यही कहूंगा फिर कि टिन्नू यादव की जांच टिन्नू यादव करेंगे तो फिर जेल नहीं जाते, लेकिन बलराम यादव की जांच बलराम यादव कर रहे हैं। ये घोर आश्चर्यजनक और चौतरफा लूट का मामला है। और सरकार और नियम कानून सब एक तरफ। रामलला के केस में भी आपको बता दूं, लिखा था कि कोई आदमी पॉकेट वाले कपड़े पहन के नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि सबको पैकेट भरना था इसलिए पॉकेट वाले कपड़े पहन के जा रहे थे। वही सेम चीज है कि डीएम के जानकारी में लूट एकपाल कर रहा है कि उनकी अज्ञानता में कर रहा है, अलग मैटर है।
लेकिन इतना तो तय है कि अपनी जांच वो खुद कर रहा है। ये डीएम साहब से आपको पूछना पड़ेगा कि किस नियम कानून में जिस लेखपाल के खिलाफ शिकायत आ रही है उसकी जांच आपने उसको सौंपी, और किस नियम कानून में ऐसा प्रावधान है। ये देश की जनता को जरा एक बार कायदे से समझा दीजिए। बनारस के जिलाधिकारी को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। निस्संदेह आप ईमानदार छवि रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा बलंडर कहीं न कहीं आपकी भी छवि पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि जिस भ्रष्ट बलराम यादव पर जो है आरोप है, जांच उसी को कैसे मिल गई, इसका जवाब तो जिलाधिकारी के पास बनता है। हम आपसे सवाल लेंगे जितेंद्र यादव जी, ये वही प्रकरण जितेंद्र पांडे जी 616 घ वाला मामला है, और थोड़ा बताइए कि क्या प्रकरण हुआ है ये आरआरजी नंबर 616 घ नवीन प्रति है, तो जिसमें रविंद्र कुमार पांडे द्वारा उसमें नेकपाल के सह से बाउंड्री वाल कराकर गेट लगा दिया गया, जो कि पुश्तैनी मकान में हमारे आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये नेकपाल को मैंने कई बार जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया, जिलाधिकारी ने आदेश भी किए कि इसको कब्जा रहित कर मुक्त कराएं, उसके बाद भी नहीं हुआ। वो भी जांच बलराम यादव को ही मिलता गया। फिर इसके बाद 29/6/26 को जिलाधिकारी महोदय से मैंने मिला। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किए एसडीएम सदर को। एसडीएम सदर के बाद फिर वही जो चोर है बलराम यादव, फिर भ्रष्टाचार वाला, फिर उन्हीं को मिल गया जांच के लिए। बलराम यादव कल मुझको फ़ोन किए, 4:08 पे एक बार कॉल किए, फिर 6:05 पर 2 बार कॉल किए, फिर आज 15 तारीख को भी हमको कॉल किए कि हम तुम्हारी जांच हमारे पास आई है और हम फिर वही रिपोर्ट लगाएंगे, हमसे मिल लीजिए। हम क्या मिलें? जो चोर है वो, हमने उनसे कहा कि जिलाधिकारी द्वारा मैंने एप्लीकेशन तुम्हारे खिलाफ दिया हूं, तो तुम अपना जांच स्वतः करोगे? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अन्य अधिकारी जांच कर सकते हैं, कि चोर ही अगर अपना जांच करने लगे तो कहाँ से न्याय मिलेगी? ये मैं जिलाधिकारी महोदय से बताना चाहता हूं कि अपने संज्ञान में लें। मुख्यमंत्री को भी बताना चाहता हूं कि अपने संज्ञान में लें। अपनी छवि, आपकी छवि को ये बलराम यादव खराब करना चाहते हैं कि बार बार जब भी मैं एप्लीकेशन देता हूं, ये एप्लीकेशन सीधे बलराम यादव को मिलती है जांच के लिए। ये एकदम भ्रष्टाचार है कि ये संलिग्न है कि ये कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि कहीं भी एप्लीकेशन दो मेरे पास आएगा। आज तो हमको सच मालूम हो रहा है कि जितने भी एप्लीकेशन देते हैं बलराम यादव के पास आता है, तो यही नया है। मैं जिलाधिकारी को संज्ञान में डालना चाहता हूं, उनको पता नहीं होगा, लेकिन ये आवाज के न्यूज के माध्यम से उनको संज्ञान लेना होगा। और मैं स्वतः मिलेंगे भी, जिलाधिकारी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कि ये चोरी करने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति अपना स्वतः जिसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दूं वही बार बार जांच करेगा, घुमा फिरा कर रिपोर्ट लगाएगा। क्यों ऊंचे अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं और अन्य अधिकारी को जांच देना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसको हमको बताने का कष्ट करें ये लोग। ये एक सीधा सवाल वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र पांडे का बनारस जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के लिए है कि आखिर में ये जो चूक हो रही है टेक्निकल, कैसे हो रही है? क्यों हर बार जो है जांच उसी भ्रष्ट बलराम यादव के पास पहुंच जा रही है? ये कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ती है न्याय व्यवस्था पे और सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पे। जिसको जांच की आंच का सामना करना है वही जो है जांच कर रहा है। वही तो इस सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट अधिकारी हो गए हैं, कोई काम करना नहीं चाहता है। ये बताइए, समाज सेवी जितेंद्र पांडे 616 घ में ये कई बार जा चुके, सब जांच वही लेखपाल लगा रहा है। जबकि अभी हाल में इन्होंने जिला अधिकारी महोदय को दिया एक लेटर, उस लेटर में जिला अधिकारी ने अपने पेन से ये किया कि एसडीएम इसकी जांच करेंगे। अब ये बताइए उसका लेखपाल का कितना पकड़ है, हौसले बुलंद, हाँ कितना पकड़ है कि उसको सारी जांच उसके तक पहुंच जा रही है। और जांच किसको? चोर को ही करना पड़ रहा है जांच। उसके लिए उसने फोन किया इनको। फोन जब किया तो इन्होंने कहा कि वो फोन कर रहे हैं लेखपाल, क्या नाम है, कौन यादव है, बलराम यादव फोन कर रहे हैं। हमने कहा भाई ठीक है। ये बोले कि वकील साहब ऐसा है कि आप जरा बात कर लीजिए, क्या प्रकरण, क्या बात करना चाह रहे हैं हमसे। तो हमने फ़ोन मिला, उससे पूछा कि ऐसा भाई क्या बात है, आपने जितेंद्र पांडे को फ़ोन किए थे? तो उसने कहा कि ऐसा है, जितेंद्र पांडे का जांच आया है मेरे पास। हम तो भक हो गए, भाई जितेंद्र पांडे का जांच आपके पास, मतलब आप चोर खुद हो,
आपके पास जांच आ गई। अच्छा, तो हमने कहा तब, तो कहें हम उनसे बात करना चाहें। हम कहा ठीक है, वो आएंगे तो हम आपसे बात करा देंगे। तो आज अभी 1 घंटे पहले तो ये आए, तो हमने कहा कि लीजिए भाई बात कर लीजिए, लेखपाल बात करना चाहता है। तो लेखपाल क्या कह रहा है कि आपकी जांच आई है, ऐसा है कि जांच में हमको रिपोर्ट लगाना है। तो इन्होंने कहा भाई आपके खिलाफ है, आप ही जांच कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए। हमारा कहने का मतलब, अगर जिला अधिकारी महोदय ने अगर फॉरवर्ड किया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब जांच न करके वो सीधा किसको दे रहे हैं जांच में? लेखपाल बलराम यादव, जिनके ऊपर आरोप है। देखिए, अब इसका मतलब तो यही कहा जाएगा ना, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टता है। जिसके खिलाफ जांच है वही जांच करने के लिए बुला रहा है। ऊपर से इनको धमकी, पिछले एपिसोड में हम लोग बोले भी थे, इनको धमकी भी दिया था। वो तो बोल ही रहा है कि कोई भी कुछ प्रतिक्रिया कर लो मेरे पास आएगा, कोई भी लेटर दे लो मेरे पास आ रहा है। सर, क्या मतलब है? इतने हौसले कहाँ से आ जाते हैं? चंपत रात लगाए टिन्नू यादव, लगायत बलराम यादव, इन लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है कि कुछ भी कर लो, हमारा ही पास तो आओगे? ये इनके सत्ता तक जो इनकी सिटिंग है, या सत्ता तक पहुंच के बल पर ये इतने गीदड़ धमकी लोगों को देते हैं, जबकि कानून के ऊपर नहीं है। मैं आपको बता दूं, टिन्नू यादव की बहुत शिकायत हुई थी पहले अयोध्या राम मंदिर में, चंपत राय शक से हुई थी, लेकिन वही चंपत राय और टिन्नू यादव कहते थे सब झूठ है। यहाँ तक कि एसआईटी गठित होने के बाद भी गीदड़ धमकी और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि हम तो रामलला के असली सेवक हैं। अब जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। धकियाते हुए जेल में ले जाए गए टिन्नू यादव। 8 वो टीवी क्लिप आप देखिए, पुलिस घसीट के न्यायालय में पेश करके ले जा रही है, धक्के मारते हुए चल रहे हैं इनको। अब पत्रकार दौड़ते हुए इनकी क्लिपिंग बना रहे थे, और पुलिस ने इनका पूरा लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। 15,000 की सैलरी पाने वाला कार, नई कार और नई कोठियां खरीद रहा है, और इस देश में 1 लाख सैलरी पाने वाला प्राइमरी टीचर तो उससे 7 गुना कोठियां और कार खरीदता भाई, क्योंकि उसमें वो रोज लूट नहीं रहा, ये रोज रामलला को चपत लगा रहे थे। कितनी घिनौनी बात है। और ये सरकार तक बात पहुंच रही थी, सरकार भी दबा रही थी। कितनी घिनौनी बात है। सरकार तुरंत, अगर योगी सरकार चेत जाती, चंपत राय मामले को नहीं दबाते, टिन्नू यादव की जांच टिन्नू यादव को ही नहीं देते, तो ये काफी पहले रामलला का भंडाफोड़ हो गया था। लेकिन हम उसको देंगे कि इसका पूरा श्रेय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जाता है। अगर उन्होंने भी इस पे कान नहीं दिया होता तो शायद रामलला का इतना माल आज बरामद नहीं हुआ था। ये चोर आज भी रामलला के मंदिर में डाका डाल रहे होते। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, उसी तरह का प्रकरण जितेंद्र यादव का है, बार बार जितेंद्र पांडे जी का है, बार बार ये जो है एप्लीकेशन लगाते हैं, डीएम तक जाती है, डीएम से जो है तहसीलदार तक जाती है। टेक्निकली चीज थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि कहाँ पर पेच फंस रहा है। जिला अधिकारी तो शक के दायरे में नहीं आते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया एक तरह से। क्या हम मान लें कि तहसीलदार स्तर से ही इसमें गड़बड़ी चल रही है क्या? देखिए, ऐसा है, जिलाधिकारी जिले के प्रमुख हैं, हो सकता है वो मैटर को देख के किस तहसीलदार के अंदर उसको फॉरवर्ड कर दें, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी तहसीलदार वगैरह हैं, सीधे लेखपाल के यहाँ तो जिलाधिकारी की एप्लीकेशन नहीं पहुँचती। ये इस न्यायालय में काम करने वाले चपरासी को भी मालूम है। चपरासी भी जो यहाँ 10-20 साल से है, 5 साल से, उसको भी बहुत प्रक्रिया मालूम है। लूप होल मैं समझना चाह रहा हूँ कि लूप होल कहाँ पर है। लेखपाल की सेटिंग होती है नायब तहसीलदार से, ये एडमिटेड फैक्ट है। लेखपाल अकेले कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि लेखपाल एक रिपोर्ट ही बना सकता है, अप्रूव करते हैं नायब तहसीलदार। अब यहाँ पे रोज आपको बताऊं, आप फिर हमसे कमाना चाहते हैं, तहसील में आए दिन लेखपाल पकड़े जाते हैं, और ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप फिर कहेंगे अखिलेश यादव की सरकार में भी लेखपाल पकड़े जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योगी की सरकार में कई गुना लेखपाल पकड़े जा रहे हैं, ये सच्चाई है। अखिलेश यादव की सरकार में अगर 1 चोर पकड़ा जाता था, यहाँ 4 चोर पकड़ा जा रहा है, और रामलला तक खुली लूट खसोट हो रही है, और मामले को दबाया जा रहा है। रामलला के मामले के भी चोरी को दबाया जा रहा है, वो तो नहीं दबा पाए, विस्फोट हो गया तो मामला उजागर हो गया। तो वही सेम चीज रामलला वाली तहसील में भी चल रही है। जहां तक हो सके सबको मालूम है, खुली लूट मची हुई है, जितना लूट लो। अब लेखपाल के ऊपर कार्रवाई तहसीलदार कैसे करेगा?
लेखपाल को उसकी पोल मालूम है, ये तो खुद ही लेता है। तो ये सब है कि सबकी जांच वही है कि टिन्नू यादव की जांच टिन्नू यादव के पास आती थी। चंपत राय भी कह रहे थे कुछ दिन पहले तक, एसआईटी गठन के पहले तक सब कुछ ठीक है, सब विपक्षी की अफवाह है। उल्टा अखिलेश यादव को ब्लेम लगाते थे, इनको रामलला का मंदिर नहीं भा रहा है। अरे भाई, अखिलेश यादव को रामलला का मंदिर नहीं भा रहा है तो इतना माल बरामद कैसे हो गया? उन चोरों के पड़ोसी भी आश्चर्यचकित थे कि कहां से ये सब इतना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नात रिश्तेदार भी आश्चर्यचकित थे कि एक रामलला में 15,000 14,000 की नौकरी करने वाला कहां से इतनी प्रॉपर्टी और नई नई गाड़ियां खरीद रहा है, कहां से उसकी शानो शौकत बदल जा रही है। तो भंडाफोड़ तो एक दिन होना ही था और वही चीज यहाँ पे हुआ है। तो बलराम यादव के ऊपर जो जांच जा रही है, फिर तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बनारस के डीएम से पूछना चाहता हूं, फिर तो टिन्नू यादव को भी अपनी जांच खुद करनी चाहिए थी। अपनी जांच खुद करते तो जेल जाता। वो तो शिकायत करने वाले को ही उल्टा दोषी करार देता कि साहब झूठी शिकायत है इनकी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उसकी जांच उसको न दे के एसआईटी से करा दी गई, तो असली चोर कानूनी शिकंजे में फेविकोल की तरह से चिपक गया। और वैसी जांच अगर बलराम यादव की भी मामले में हो जाए तो शायद इनका हाल टिन्नू यादव से भी बुरा हो जाएगा। इनके यहाँ माल की बरामदगी और संपत्ति की इनकी जांच हो जाए तो इनकी तरह कई, इनके ग्रुप वाले भी टिन्नू यादव की तरह कई लोग एक साथ जेल में धकेलते हुए जाएंगे। कायदे से अगर फेविकोल लगा के जांच हो जाए तो बलराम यादव भी धकियाते हुए जेल जाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह किया जाएगा कि वाराणसी के अंतर्गत आने वाले तहसील में जितने भी लेखपाल हैं इनकी एक छोटी सी जांच करा ली जाए, इनकी संपत्तियों की जांच करा ली जाए और यहाँ तक जांच करा लिया जाए कि इनकी पत्नियों के पास कितने ज्वेलरी हैं। आप यकीन मानिए कि जो आंकड़े निकल के आएंगे वो बनारस दांतों तले उंगली दबा लेगा। और बता दूं, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ताजी खबर है कि एक आरटीओ के यहाँ छापा पड़ा तो छापा मारने वाली टीम भी दंग रह गई। एक छोटा सा अदना सा अधिकारी है, एआरटीओ इंस्पेक्टर से प्रमोटेड हुआ था और उसके यहाँ कई किलो सोने चांदी और नगद, और उसको भी पुलिस धकियाते हुए जेल ले गई। आज जेल में सड़ रहा है। तो हमारा कहना है कि अगर उस आरटीओ की भी पहले जांच हो गई, जो आपकी मांग है जांच करा ली जाए, तो वो पहले पकड़ लिया गया होता। अगर मुख्यमंत्री इस तहसील नहीं, बनारस तो संसदीय क्षेत्र है, एक एक लेखपाल के पीछे पड़ जाएं, एक एक नायब तहसीलदार के पीछे पड़ जाएं, तो हमारा कहना है कि उस एआरटीओ से भी ज़्यादा बरामदगी होगी, सरकार संपन्न होगी और चोरों को एक नसीहत मिलेगी। लेकिन इसकी पहल तो मुख्यमंत्री के आदेश पर ही हो सकती है कि कोई गुंडा माफिया नहीं बचेगा। लेकिन मुख्यमंत्री इसके साथ ये नहीं कहते कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अगर भ्रष्टाचारी नहीं बचता तो एआरटीओ की पैदाइश आपको दिखा रही है और ऐसे कई भ्रष्टाचारी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री कह दें कि एआरटीओ की तरह जितना भी भ्रष्टाचारी है सबकी रकम बरामद होगी और असल में रकम जनता सरकार के खजाने में जाएगी। जनता की लूटी रकम जनता के पास आए, उसी तरीके से जैसे रामलला का खजाना धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ है, पूरा भी नहीं आया है। जनता की लूटी हुई रकम जनता के पास आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पहल रंग लाए और वो पहल होनी चाहिए कि वाराणसी तहसील में तहसीलदार लगायत सभी लेखपालों की एक छोटी सी जांच कराई जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की दी गई ये जानकारी के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी इस मामले का संज्ञान लेंगे और जो चोर लेखपाल खुद की जांच कर रहा है किसी बड़े और उच्च अधिकारी से उसकी जांच कराई जाए, ताकि जो है जो भी चीजें सामने हैं भ्रष्टाचार वो सतह पर आ पाए। बाकी ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस मामले से जुड़ा कुछ रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराना होगा तो विभाग को हम अवेलेबल कराने के लिए तत्पर हैं। लक्ष्य एक ही लेकर चले हैं कि बनारस में हर भ्रष्टाचारी को सतह पर लेकर आएंगे। बाकी न्याय देना और जेल भेजना सरकार का काम है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा। बड़ी लड़ाई शुरू की गई है, मदद और साथ की जरूरत जनता की पड़ेगी। मिलते हैं इसी मामले की किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।